परफेक्ट है। तो अभी इतना सारा पहन के इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे को 8 बजे एग्जाम्स देने जाने हैं, इसलिए मैं सोचा शूट कर दूँ, उसके बाद चला जाऊँगा फटाफट। आज की वीडियो में बात करेंगे सीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड सीएससी आईओटी का कंप्लीट सिलेबस, जितने सब्जेक्ट्स हैं वो, देन कितने यूनिट्स हैं, उसको कैसे पढ़ना है, अपने लैंग्वेज में सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता अभी, अगर मान लो तुमने 3rd सेमेस्टर में कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, तुमको पूरा सिलेबस ही ब्लफ में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ सीएससी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज बात करेंगे साइबर एंड आईओटी, यहाँ पे सिक्योरिटी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड आईओटी के बारे में इसमें जो मैंने अभी तक नोटिस किया, जो अपने 3 कोर सब्जेक्ट्स जो हैं, वो है पूरे कॉमन, 100% कॉमन है। ये कौन से हैं? ये है अपने CY301, देन इसमें है IO301, मैं समझा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद CY303, IO303, CY, वॉइस आ रही है तुम लोगों को? आई होप आ रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, सुबह का टाइम है, अभी जस्ट उठा हूँ मैं, 15 मिनट भी नहीं हुए मेरे को उठे हुए। CY306 एंड IO306, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। इसमें साइबर वाले तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये, और ये पूरे आईओटी वाले सब्जेक्ट्स हैं। ये पूरे 100% कॉमन है, जिसमें से जो ये 301 है वो है टेक्निकल कम्युनिकेशन। मैं पूरा नेम नहीं लिख रहा हूँ, अच्छे से देखूँगा प्रॉपर। ये है डेटा स्ट्रक्चर्स, DS डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड जो लास्ट वाला है ये है वर्कशॉप। ये वर्कशॉप है अपना कंप्यूटर वर्कशॉप, पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू, बेसिक पाइथन होगा इसमें। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये 100% कॉमन है। जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है 302 दोनों में, 302 दोनों में डिफरेंट है, 304 और 305 दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, कॉमन वाले लिखवा देता हूँ। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, सारे कॉमन वाले सब्जेक्ट्स लिखवा देता हूँ, एंड उसके बाद जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको दोनों को एक एक करके लिखवा दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद तो इसको मैंने कम्प्लीटली लिख दिया, एंड डेफिनेटली तुमको अभी देख के समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब क्या लिखा है, तो मैं कम्प्लीटली अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले चढ़ ही जा रहा हूँ मैं। ये जो देखो, ये है ना टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये वाला, ये जो पार्ट है ये कॉमन है, मैंने बोल रखा है ऑलरेडी, ये कॉमन है, ठीक है, ये पूरा कॉमन है। तो इसमें जो पहला पार्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन है क्या, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन था तुम लोगों के फर्स्ट ईयर में, उसी का पूरा कॉपी है और कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का पूरा कॉपी है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है और कुछ नहीं है। टेक्निकल कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, इसमें भी ग्रामर्स आते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके स्टार्टिंग के दोनों यूनिट्स को देखो, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है बेसिकली, उसके डेफिनेशंस लिखने हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि जिसमें अगर इशारों से बात करें तो नॉन वर्बल होता है, एंड अगर बोल के बात करें, वर्ड्स के थ्रू बात करें तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसी चीज़ को लिखना है, नथिंग एल्स, बस वही पूरा है, ठीक है। उसके बाद बात करें राइटिंग स्किल्स, कितनी टाइप की राइटिंग्स होती हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है, एंड ऐसे राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग होती है, बहुत सारी राइटिंग्स होती है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, वही है पूरा। एंड उसके बाद जॉब इंटरव्यूज़, वही बेसिकली कि जब भी आप जॉब में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको किस तरीके से बैठना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे ग्रीट करना है, बेसिकली मैनर्स सीखोगे आप इसमें। इन पूरे सब्जेक्ट में आप पूरे मैनर्स सीखोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाओगे। एंड लास्ट वाला है ग्रामर। जैसे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में पहला 2 यूनिट ग्रामर होता है, प्रीफिक्स सफिक्स निकालना, देन वो मैच द फॉलोइंग, देन ट्रांसलेशन, देन फिल इन द ब्लैंक्स, वही सब होता है, ठीक है, काफ़ी ईजी है, डोंट वरी। उसके बाद बात करें, इसको छोड़ो अभी, 303, ये भी पूरा कॉमन है 100% दोनों में, आईओटी और साइबर में, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर नेम है इस यूनिट का, सब्जेक्ट का। इसमें सबसे पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर,
एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। डेटा स्ट्रक्चर्स किसी भी डेटा को अरेंज करना, स्ट्रक्चर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एग्जांपल मैंने हर एक ब्रांच के लिए दी हुई है। मैंने AIML भी पढ़ाया था, AIML और CSC और CSIT वालों में सब में डेटा स्ट्रक्चर है, सब में OPM है, सब में डिजिटल सिस्टम है, सब में ये सब सब्जेक्ट्स कॉमन है। टेक्निकल कम्युनिकेशन भी सब में है। तो मैंने एग्जांपल्स ऑलमोस्ट कॉमन ही रखे हैं। एग्जांपल ये था कि जैसे मान लो कि तुमको कोई डेटा मिलेगा कि एक बंदा है राहुल, कोई मान लो तुमने कोई फेस्ट कराया है, ठीक है, तुम्हारी पूरी क्लास ने मिलकर कोई फेस्ट अरेंज किया है और उस फेस्ट में सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मान लो कि राहुल ने यहाँ पे 50 रुपीज़ दिए, सानिया ने 20 रुपीज़ दिए, देन स्नेहा ने 15 रुपीज़ दिए, ठीक है। मान लो 3 लोगों ने इतने रुपीज़ दिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मतलब एक अमाउंट दिया। किसी ने मान लो किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 5 रुपये दिए। तो जब इसके लिस्ट को बनाएंगे तो उसमें डेफिनेटली या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे कि जो सबसे कम पैसा है उसको सबसे पहले लिख देंगे एंड जो सबसे ज़्यादा पैसा है उसको सबसे बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा पैसा है उसको सबसे पहले लिखेंगे एंड जो सबसे कम पैसा है उसको सबसे बाद में लिखेंगे। तो ये क्या हुआ कि तुमको डेटा तो रॉ फॉर्मेट में मिला था, तुमको डेटा कोई अरेंज करके नहीं मिला था, तुमने उसको अपने हिसाब से स्ट्रक्चर दिया, उसको अरेंज किया, उसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यही सब आप इसमें पढ़ने वाला हो कि उसको डेटा को स्ट्रक्चर कैसे देना है प्रॉपरली। तो पहले यूनिट में पूरा डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन समझोगे। दूसरा है स्टैक्स एंड क्यू। स्टैक्स क्या होता है? स्टैक्स मैंने बता रखा है, फिर भी बता रहा हूँ अगेन। जैसे मान लो कि ये और ये एक मेमोरी कार्ड है, ठीक है, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब इसमें से तुमने मान लो ये डेटा यहाँ पे डाला, तुमने ये डाटा, तो ये डेटा यहाँ पे ऐसे आ गया। तुमने फिर ये डेटा डाला तो ये डेटा यहाँ पे ऐसे आ गया, ये डेटा डाला तो ये डेटा यहाँ पे ऐसे आ गया। ये सब डेटा एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्स के थ्रू स्टोर होता जा रहा है, ठीक है। अब जब तुम इस डेटा को यूज़ करोगे तो क्या होगा कि यहाँ से ऊपर से ही डेटा यूज़ होने लगेगा। तो ये जो लास्ट का डेटा है ये तो कभी यूज़ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से डेटा यूज़ होगा, देन यहाँ से फिर से डेटा फिल हो जाएगा, देन यहाँ से डेटा यूज़ होगा। तो जो ये लास्ट का डेटा है ना, बंद कर दो, जो ये लास्ट का डेटा है ना ये यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्टैक्स में ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि डेटा यहाँ से अरेंज हो रहा है और यहाँ से यूज़ हो रहा है, यहाँ से अरेंज हो रहा है, यहाँ से यूज़ हो रहा है। ये सब मैं समझा दूंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। उसके बाद ट्री, ये बहुत कॉमन है सबके, सारे ब्रांचेस से पढ़ना पड़ता है। AVL ट्री होता है, देन बहुत सारे ट्रीज़ होती हैं। और ये ट्री वो ट्री की तरह नहीं होता जो तुम सोच रहे हो जो बगीचे में होता है। ये ट्री काफ़ी अलग होता है। इसमें हम लोग बाइनरी नंबर्स के थ्रू और बोले कि लॉजिक के थ्रू अपने दिमाग का लॉजिक लगा के एक ट्री बनाते हैं जो कि डेटा को अरेंज करते हैं। बहुत सारा हमको डेटा मिलेगा, हमको एक क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं कि 3, 5, 9, 11, 13 ऐसे बहुत सारे डेटा मिलेंगे एंड उसको बोलेंगे AVL ट्री में कन्वर्ट करो एंड या फिर उसको बाइनरी ट्री में, समथिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको कन्वर्ट करना है। तो उसको अपन जैसे ऐसे कन्वर्ट करते कुछ इस टाइप से बन के रेडी होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 9 हो गया, देन यहाँ पे 13 होगा, देन यहाँ से एक ऐसे निकलेगा। तो ये एक पूरा ट्री टाइप से बनता है, इधर से एक ऐसे निकलेगा, इधर से एक ऐसे, पूरा ट्री टाइप से बनता है, इसी इसको ट्री बोलते हैं। एंड ये पूरा यूनिट है, समझाऊंगा धीरे धीरे। ग्राफ्स इसी का अपग्रेड वर्जन है, जो कि जो ट्री बनता है उसी के थ्रू ग्राफ बनता है उसका। सॉर्टिंग वही जो मैंने बोला यहाँ पे, जैसे तुमको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे इस टाइप से, इसको सॉर्ट करो, जो सबसे पहले वाला है उसको लाइक या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। तो डेटा अगर तुमको रॉ फॉर्मेट में मिलेगा जिसमें कोई उसमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में ही नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही नहीं है, तुमको बस ऐसे ही डेटा मिल गया है, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में सॉर्ट करना, उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं तुमको बताऊं तो अगर तुमने फ्लिपकार्ट पे कभी शॉपिंग की होगी, अमेज़न पे ऑब्वियसली की ही होगी, तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर मीशो पे जब हम लोग सर्च करते हैं कुछ भी, तो हम क्या करते हैं कि सॉर्टिंग के ऑप्शन में जाते हैं। एक कोने में सॉर्ट का ऑप्शन रहता है जहाँ पे हम लोग तो वहाँ पे क्या होता है ना कि एक ऑप्शन होता है कोने में, देखोगे जब भी कुछ सर्च करोगे कोई प्रोडक्ट, तो कोने में एक ऑप्शन रहता है कि तुम उसको सॉर्ट कर सकते हो कि सबसे कम प्राइस से हाई प्राइस तक आएगा, या फिर जो सबसे पॉपुलर है सबसे पहले वो आएगा, या फिर जो सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो आएगा, या फिर इस प्राइस रेंज से लेके इस प्राइस रेंज तक ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम नहीं आना चाहिए। तो ऐसे हम लोग सॉर्ट करते हैं चीज़ों को, तो ये होता है सॉर्टिंग, ठीक है। उसके बाद बात करें डिजिटल सिस्टम, इसको भी छोड़ो अभी। उसके बाद बात करें लास्ट वर्कशॉप। ये तो वर्कशॉप है, ये तो आपको कॉलेज में करा दिया जाएगा इजीली, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, बेसिक पाइथन सिखाया जाएगा आपको।
और डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स सिखाए जाएंगे, OPM के बेसिक्स सिखाए जाएंगे, ये तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए 3 यूनिट्स, एक वर्कशॉप हो गया और एक ये डेटा स्ट्रक्चर और टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये पूरा कॉमन है साइबर सिक्योरिटी एंड IoT में। अभी बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी ऑनली के लिए, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये पूरा साइबर के लिए है। देन इसको मिटा के मैं IoT वाला भी लिखवा दूँगा, ठीक है। और ये सब सब्जेक्ट्स IoT वालों को शायद 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी में साइबर CY 302 जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ क्रिप्टोग्राफी, जिसमें सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। उसके बाद CP सिक्योर क्या होता है। CP सिक्योर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, इसको समझना पड़ता है, समझाऊंगा मैं धीरे धीरे। उसके बाद तीसरा यूनिट है आइडियल साइफर मॉडल एंड चौथा है डिस्क्रीट लॉगरिदम प्रॉब्लम्स, CCS सिक्योर पब्लिक की। ये सारे जो यूनिट्स हैं ये सारे साइबर सिक्योरिटी के कोर यूनिट्स हैं। अगर तुमने साइबर सिक्योरिटी को चूज़ किया हो तो डेफिनेटली तुमको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन कंपैरिजन टू CSE, इन कंपैरिजन टू IT, इन कंपैरिजन टू AIML, इन कंपैरिजन टू डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा साइंस, सब में साइबर और IoT वालों को थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए रिसोर्सेज कम होती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं। चाहे आप YouTube पे सर्च कर लो इसके रिसोर्सेज, लेकिन इसके जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। साइबर के जॉब्स बहुत अच्छे खासे हैं एंड मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करूँगा अभी के टाइम पे, अगर आप बेहतर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप बहुत अच्छा, काफ़ी बेहतर तरीके से अर्निंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छे पैकेज उठा सकते हो, क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना बहुत कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें OPM के लिए, ये ऑलमोस्ट सब में है, CSE में है, CSIT में है, साइबर में तो है ही, प्लस बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स में, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में OPM मिल जाता है, डिजिटल मिल जाता है, डेटा स्ट्रक्चर मिल जाता है, बेसिक पाइथन मिल जाता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन मिल जाता है, क्योंकि ये सब कंप्यूटर साइंस के नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं। बस जैसे ये सब्जेक्ट हो गया ना फंडामेंटल ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ये हो गया, ये बहुत वैसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एकदम समझो कि कोर साइबर सिक्योरिटी के लिए ही है। अगर तुमने साइबर सिक्योरिटी चूज़ किया है तो तुमको ये सब पढ़ना पड़ेगा, और ये एक बार तुमने अगर समझ लिया, एक बार तुमने पढ़ लिया, एक बार इनको तुमने अपने माइंड में बिठा लिया, तो तुमको 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। प्लस ये सब चीज़ें प्लेसमेंट के टाइम तक बहुत काम आएंगी, लिटरली बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें प्लेसमेंट के टाइम में बहुत काम आएंगी। सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है, डोंट वरी। बात करें ये है 305, पहले इसको कर देते हैं 304, इसको मैंने इधर लिख दिया, मैंने पहले ही बताया था, तो इसको मैंने इधर गलती से लिख दिया था, तो इसको पहले बता देता हूँ, फिर इसको बाद में बताऊँगा। साइबर सिक्योरिटी 304 जो कि है डिजिटल सिस्टम, जिसमें सबसे पहला यूनिट है डिजिटल नंबर क्या होता है, उसके बाद दूसरा है कॉम्बिनेशनल लॉजिक। बेसिकली डिजिटल सिस्टम पूरा है लॉजिक बेस्ड, जिसमें जितना जिसका लॉजिक काम करता है वो उतना बेहतर कर सकता है डिजिटल सिस्टम में। इसको मैं एक एग्जांपल से लूँ तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का, उसमें क्या था, मेन कॉन्सेप्ट लगाना था, लॉजिक लगाना था कि एक 3D मॉडल कैसे बनता है, दिमाग में एक लॉजिक बन रहा था ना, उस टाइप से इसमें भी लॉजिक लगाने पड़ते हैं नंबर्स के थ्रू। समझाऊंगा सिक्वेशनल लॉजिक क्या होता है, देन इंट्रोडक्शन ऑफ AD एंड DA एंड इंट्रोडक्शन ऑफ, इतना साउंड आता है ना बाहर से, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद लास्ट वाला है डिजिटल कम्युनिकेशन। बेसिकली जितने डिजिटल नंबर हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, वो डिजिटली प्रेजेंट हैं, उनको दिमाग में लॉजिक लाना पड़ेगा, उनका लॉजिक समझना पड़ेगा, उसी के बारे में पूरा बताऊंगा। एंड लास्ट वन इज़ OOPM, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथडोलॉजी। ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन है और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये मैंने बहुत बार बोला हुआ है लास्ट 3 वीडियोज़ में, बट डेफिनेटली तुम लोग साइबर और IoT वाले हो तो तुम लोगों ने CS वाला और AIML वाला वीडियो नहीं देखा होगा, दैट्स वाई फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। OOPM, अगर आप कोई भी कोडिंग कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, जावा कर रहे हो, C++ कर रहे हो, या फिर कोई भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक समझना ही पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेवल के लॉजिक को समझने के लिए आपको ये सब आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो एक्चुअल में बताऊँ तो इसको सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मान लो कि कोई कोड है जो कि स्पेशली किसी कार पे बेस्ड है, कि कोई कार बन रही है, तो जो पूरा कोड बना हुआ है वो पूरा कार पे ही बेस्ड है, तो उसको बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो पूरा एक ऑब्जेक्ट पे ही ओरिएंटेड है, समझ रहे हो। एक जो कोड है वो ओनली किसी स्पेशल मॉडल के कपड़े पे ही बेस्ड है, वो पूरा कोड उसी के लिए बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड रहता है। इसमें सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू OOP,
जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थिंकिंग कैसे होती है, उसको कैसे समझना है। दूसरा है इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो यहाँ पे था ना सॉर्टिंग, इसी को बस दूसरा नेम दे दिया गया है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, नथिंग एल्स। उसके बाद इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है फिर से बता दे रहा हूँ। इनहेरिटेंस में ऐसे समझो कि जब भी आप कोडिंग करोगे पाइथन या फिर जावा करोगे, अपने बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, तो उसमें क्या होता है, जावा में क्लास बनता है, ठीक है। पहले क्लास में तुमने एक कोडिंग किया, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है। इस पेज में मान लो कि तुमने तुम्हारे कॉलेज में 3 पीरियड हुए, पहला पीरियड ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, ठीक है। पहले पीरियड में मान लो कि तुमने इतना कुछ लिखा और इतना पेज खाली बच गया, तो तुम ऑब्वियसली दूसरे पीरियड में अगर ये रफ कॉपी है तो तुम दूसरे पीरियड में इसको चेंज नहीं करोगे, पेज को चेंज नहीं करोगे, तुम इसी में सब कुछ लिख लोगे। अगर इतना फिर से फुल हो गया तुम नीचे इसमें और कुछ लिख लोगे, क्योंकि ये पेज तुम वेस्ट नहीं करोगे। अगर ये फेयर कॉपी है तो डेफिनेटली तुम छोड़ सकते हो, बट अगर ये रफ कॉपी है तो तुम इसमें नहीं छोड़ोगे, समझ रहे हो। तो अगर ये फेयर कॉपी है तो तुम डेफिनेटली इसमें छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ये रफ कॉपी है तो तुम इसमें नहीं छोड़ोगे। वैसे ही कोडिंग में जब आप ऐसे कोडिंग करते हो तो आपने कुछ ऊपर कोडिंग किया हुआ है, लेकिन जब आपने नीचे दूसरा कोड किया, ये कोड एकदम डिफरेंट है, ये कोड एकदम डिफरेंट है। बट इसमें मान लो कि अगर आपने किधर लिखो यार, पूरा भर गया, एक सेकेंड। इसमें अगर मान लो, एक सेकेंड, मान लो कि ये पेज है और इसमें आपने ऊपर एक कोड लिखा है। ये सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल मेरे को यही लगता है, इसलिए मैं हर बार यही एग्जाम्पल लेता हूँ। डॉग इज़ एन एनिमल। आपने ऊपर एक पहले क्लास में एक कोड बनाया है, डॉग इज़ एन एनिमल। दूसरे क्लास में आप अगर कभी भी कोड लिखोगे तो उसमें आप नहीं बताओगे कि डॉग एक एनिमल है। आप जब भी डॉग के बारे में बात करोगे तो कोड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि डॉग एक एनिमल है। कोड को ऑलरेडी पता होगा कि डॉग एक एनिमल है। क्यों? क्योंकि ये जो कोड है वो इसमें से इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करके इसमें ला दे रहा है। और इसी यूनिट का नेम प्रॉपर जो है वो है रिलेशनशिप इन इनहेरिटेंस। रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं इनहेरिटेंस में, इसमें और इसमें रिलेशन क्या है कि इसका जो इन्फॉर्मेशन वो इसको इनहेरिट करके इसमें ऑटोमेटिकली ला देगा। तो इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि डॉग एक एनिमल है, आप बस डॉग लिख दो, ये समझ जाएगा कि ये एनिमल है, क्योंकि ऊपर वाले कोड में आपने बताया हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, इन्फॉर्मेशंस को इनहेरिट करना। उसके बाद बात करें पॉलीमॉर्फिज्म, इसको मैं समझा दूंगा। उसका स्ट्रिंग क्या होता है, ईजी है। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है, ये एक नॉर्मल वर्ड है, अगर इसको कोड में लिखेंगे तो इसमें 2 सेमीकोलंस लगा देंगे, ये स्ट्रिंग बन गया। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एंड हो गया, पूरा ख़त्म। और साइबर वाले आप वीडियो तो नहीं देखोगे, मेरे को पता है, स्किप कर दोगे, वीडियो हटा दोगे, हाँ भैया हमारा तो काम हो गया। तो एक काम करो, थोड़ा सा स्किप कर देना, IoT वाला बता दे रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ठीक है। तो ये हो गया रेडी IoT के लिए। IoT में जो सबसे दूसरा है IO 302, इट इज़ अबाउट फंडामेंटल ऑफ IoT। सब्जेक्ट का ही नेम है फंडामेंटल ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर तुम IoT पढ़ रहे हो तो इतना तुमको पता ही होगा आई गेस। उसके बाद पहला यूनिट का नेम है इंट्रोडक्शन टू IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्चुअल में है क्या वो पूरा सीखना है आपको। दूसरा है एलिमेंट ऑफ IoT, उसका तीसरा है IoT फ्रेमवर्क पूरा उसका। चौथा है IoT एप्लीकेशंस एंड डेवलपमेंट। पांचवा है IoT केस स्टडीज़। भाई सब में IoT लग रखा है यार, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड सब्जेक्ट है ना, लाइक मी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब में आपको पूरा समझो कि IoT ही पढ़ना है। IoT होता क्या है एक्चुअल में, IoT के कितने एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ यूज़ है, IoT क्यों है, सब कुछ आपको पढ़ना है। बेसिकली प्रमोशन हो रहा है बहुत भयंकर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि IoT भी बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है अभी के टाइम पे। 5% और 10% स्टूडेंट्स ही जानते हैं और समझते हैं IoT होता क्या है, क्योंकि सबको CSC CSIT यही सब पता होता है। IoT के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे 1-2 साल पहले तक, बट इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है और बहुत ट्रेंडिंग सिलेबस है इसका। काफ़ी न्यू जनरेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका सिलेबस है, तो बहुत बेनिफिशियल होगा जिन लोगों ने ये चूज़ किया होगा। इसमें आपको पूरा IoT पढ़ना है 302 IO में। उसके बाद यहाँ पढ़ा दूँगा, डोंट वरी, ठीक है, पढ़ा दूँगा।
उसके बाद बात करें IO304 जिसमें है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या होता है? जिसमें आप पूरा पढ़ोगे सेमीकंडक्टर फॉर मटेरियल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसके पहले यूनिट में आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली जितने मटेरियल्स है उसमें कौन कौन से सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंड ऑल। उसके बाद दूसरा है डायोड सर्किट्स, तीसरा है फंडामेंटल ऑफ BJT, लेट मी चेक रुको, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस और FET। ये सब तो शायद हम लोगों ने BEE में पढ़ रखा है ना। जो BEE का सिलेबस था फर्स्ट ईयर में, उसमें BJT भी था, व्हाट इज़ BJT अबाउट, ये अपना FET भी था, देन अपना डायोड सर्किट भी था, सेमीकंडक्टर भी था। बेसिकली उसी का एडवांस वर्जन है। जो इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसी का एक एडवांस सब्जेक्ट IO304 में दे रखा है। क्योंकि IoT में आपको पढ़ना है, मशीन्स को समझना भी है और मशीन्स को बनाना भी है। जैसे जो रोबोटिक्स वाले जैसे जो रोबोटिक्स वाले प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको हार्डवेयर का काम भी होता है और सॉफ्टवेयर का भी काम होता है। तो आप इसमें यहाँ पे आप ये सीखोगे कि फ्रेमवर्क कैसे बनता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू रोबोटिक्स में काम कैसे होता है, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। और इसमें आप सीखोगे, इस वाले सब्जेक्ट में कौन सा था, इसमें आप सीखोगे कि उसका फ्रेमवर्क एक्चुअल में बनाया कैसे जाएगा, उसका हार्डवेयर काम क्या है, लाइक कौन कौन से वायर्स कहाँ मिलेंगे एंड ऑल। और इसमें आप प्रोग्रामिंग सीखोगे उसका। तो ये एक बहुत ही पैकेज के साथ आता है सब्जेक्ट जो है ना, मैंने पहले ही बोला, ये सब्जेक्ट एक पैकेज के साथ आता है जिसमें आप हार्डवेयर का काम भी सीख रहे हो और इसमें सॉफ्टवेयर का काम भी सीख रहे हो। तो इसमें आप पूरा वो सीखने वाला हो। एंड पांचवा IO305 नेटवर्क एनालिसिस, जो कि ऑब्वियसली आपने पहले में इसमें आपने सीख लिया। क्या इसमें आपने सीखोगे कि इसमें प्रोग्रामिंग क्या क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें आप प्रोग्रामिंग पूरा समझोगे। किसी भी, मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो इसमें आप पूरा प्रोग्रामिंग सीखोगे। लाइट कट गई, आ रही है क्या? देखो तो, आ रहे हैं, पूरा अच्छे से आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। लाइट कट चुकी है। क्या हो गया? गेट खोल दो। हाँ खोल दो इसको। तो लाइट कट चुकी है एंड आई डोंट थिंक अभी आ रहा है क्या नेचुरल सनलाइट। देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, फटाफट वीडियो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप सीखोगे प्रोग्रामिंग जो मैंने बोला, और इसमें सीखेंगे हार्डवेयर का पूरा काम कि एक्चुअल में वो हो कैसे रहा है। और इसमें सीखेंगे पूरा नेटवर्क का काम कि इसमें DND कैसे काम कर रहा है, इसका जो नेटवर्क पूरा सिस्टम है, इसमें IP एड्रेस कैसे काम कर रहा है, इसमें VPN कैसे काम कर रहा है, इसमें कितने सिग्नल्स लगे हैं, कितने बैंड्स लगेंगे नेटवर्क के। तो ये सब आप इसमें सीखोगे। पूरा जो है ना नेटवर्क का कंप्लीट पैकेज समझोगे। और डेफिनेटली तुमको ये सब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सब हम थोड़ा बहुत भी पढ़ के नहीं आते हैं 12th से। हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते इन चीज़ों के लिए। दूसरे जो सब्जेक्ट्स मैंने बोल रखा है ऑलरेडी 2-3 बार की, जो CSIT है, CSC है, देन AI भी है एक तरह से। तो उन सब में जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो काफ़ी सुने सब्जेक्ट्स हैं और काफ़ी फेमिलियर सब्जेक्ट्स हैं, जो कि थोड़ा बहुत रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। बट ये साइबर के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है, आधे से ज़्यादा लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है। और अगर एक कंपनी में अगर मान लो कि 500 AI इंजीनियर्स जा रहे हैं और 1000 IT और CSE इंजीनियर्स जा रहे हैं, तो हो सकता है एक ओनली साइबर इंजीनियर जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लो वॉल्यूम पे उसका सिलेक्शन होता है और बहुत हाई सैलरी होती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बहुत कम वॉल्यूम पे। समझोगे इस बात को जब तुम 4th ईयर में आ जाओगे तो ये हो गया पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑफ IoT एंड साइबर का मैंने पहले बता ही दिया। अभी बात करते हैं कि पढ़ना कैसे इनको। तो मैं तो इनको खुद से कवर करूँगा ही जितना मेरे से हो सकेगा। अभी मेरे को 15 मिनट में एग्ज़ाम्स देने जाने हैं। बट अगर किसी के पास कोई भी रिसोर्स है, कोई भी नोट्स पड़े हैं, बहुत सारा स्किल है, अगर कोई मेरे को किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है इन चीज़ों में, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड योर बैचमेट्स ऑब्वियसली। तो उसको देख लेंगे। ये मेरा इंस्टा हैंडल, इस पर DM कर देना अगर किसी के पास कोई भी रिसोर्स हो इनको लेके, या फिर इसमें कोई मिस्टेक दिख रही हो तो लेट मी नो। जस्ट मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।